हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं आपके नेशनल साइंस ओलंपियाड के केमिस्ट्री के पार्ट से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पूरा एक कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट देखा। अब इस वीडियो में हम लोग बिगिनर्स लेवल के एमसीक्यूज के साथ डील करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई स्टेट बोर्ड चैप्टर वाइज अलग अलग राइटर्स के एनटीएससी ओलंपियाड के इंग्लिश और हिंदी मीडियम में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको कुछ वीडियोस देखने के बाद यहां पे कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको सारे वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल फ्री में, और वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। आज का लेक्चर, एक चीज शुरू करने से पहले मैं जरूर बता दूं कि ये हमारी ओलंपियाड के टीचर्स की टीम है। यहां पे आपको साइंस ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड और जनरल नॉलेज ओलंपियाड के टीचर्स दिख रहे हैं। ये आपके ओलंपियाड के कंटेंट को कवर करेंगे और आपको ओलंपियाड क्लियर कराने में पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वो चीज है जो आज हम डील करने वाले हैं, दैट इज बिगिनर्स लेवल के एमसीक्यूज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के। जैसा कि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि हमें चैप्टर करने के बाद बिगिनर्स लेवल इसलिए शुरू करना पड़ता है ताकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम शुरू करें, और बेसिक क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने में बहुत हेल्प करते हैं। और यही वो बेसिक क्वेश्चन है जहां हम लोग भूल से कई जगह गलतियां भी कर देते हैं। तो चलिए हम आज डील करते हैं उन बिगिनर्स लेवल के एमसीक्यूज के साथ, और अच्छे से अपना नॉलेज को ब्रश अप करते हैं और अपनी एप्लीकेशन पावर को इंप्रूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, Which of the following property is generally not shown by metals? इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स शो नहीं करते? सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेटल्स के द्वारा शो किया जाता है। सोनोरस इन नेचर, जो सोनोरस नेचर है वो भी शो किया जाता है। डलनेस मतलब मेटल का थोड़ा रूखा सा दिखना, ये चीज मेटल शो नहीं करता क्योंकि मेटल तो शाइनी होता है। ठीक है, सो यहां हम एक क्रॉस लगा लेते हैं। और डक्टिलिटी, ये भी मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं। इनने बोला है कि कौन सा नहीं शो करता, तो उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। चलिए चेक करते हैं। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, यू कैन चेक। आगे, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज, जल्दी कौन सी एबिलिटी ऐसी है जो मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट होने में, मतलब जो थिन वायर्स में वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं, उसे बताती है। दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब डक्ट के फॉर्म में, पतले पतले वायर्स के फॉर्म में मेटल को बना देना, दैट इज डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होती है? मेटल्स को बीट करके आप उसे शीट में कन्वर्ट कर दें। सोनोरसिटी मतलब क्या होता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी। और कंडक्टिविटी मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को खुद की बॉडी के थ्रू कंडक्ट कराना। सो करेक्ट आंसर इज डक्टिलिटी। चलिए चेक करते हैं। यस, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो एल्यूमिनियम के बर्तन जो बनते हैं ना, वो एल्यूमिनियम को क्यों हम इतना बढ़ावा देते हैं बर्तन बनाने में या यूटेंसिल्स बनाने में? क्यों ऐसा एल्यूमिनियम को इतना यूज किया जाता है? वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको इतना फेमस बनाती हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए? चलिए चेक करते हैं। इट इज अ गुड थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल सही। वो हीट का एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हमें कोई मतलब नहीं है अभी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से बर्तन बनाने से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, डक्टिलिटी, मुझे वायर नहीं बनाने हैं, बर्तन बनाने हैं, यूटेंसिल बनाने हैं, तो डक्टिलिटी का भी कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल, क्योंकि कुकिंग करने के टाइम पे टेम्परेचर हाई होगा और उसके लिए मेरे मेटल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए ताकि उस टेम्परेचर को झेल सके। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए 1 और 4 का कॉम्बिनेशन। चलिए देखते हैं, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन डी पर है। द करेक्ट आंसर शुड बी डी। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following metals does not react with cold as well as hot water? इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कोल्ड या हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है? देखते हैं। सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके आग पकड़ लेता है। कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है मगर आग नहीं पकड़ता। मैग्नीशियम ये गर्म पानी से रिएक्ट करता है। और आयरन ये स्टीम से रिएक्ट करता है, ना गर्म से ना ठंडे से, ये स्टीम से रिएक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका डी, दैट इज आयरन। चेक करते हैं। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट,
Which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? अगर बहुत देर तक हम स्टीम के साथ आयरन की रिएक्शन कराते रहेंगे तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें मिलेगा? देखिए Fe2O3 तो रस्ट होता है, FeO जो है वो एक ऑक्साइड है बट वो हीटिंग के टाइम पे नहीं बनता, हमने पढ़ा हुआ है। Fe3O4 बनता है, हमने हमारे जब हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था और वहां पे रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम देखी थी तो हमने ये देखा था कि FeO और Fe2O3 के कॉम्बिनेशन से एक ऑक्साइड बनता है विच इज Fe3O4। ये तो सिंपल ऑक्साइड है बट ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। Fe3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए Fe3O4। चेक करते हैं, करेक्ट। ओके, What happens when calcium is treated with water? क्या होता है जब कैल्शियम को वाटर से ट्रीट किया जाता है? It does not react with water, बिल्कुल गलत। It reacts violently with water, इतना ज्यादा भी नहीं करता, वायलेंट है पर इतना ज्यादा नहीं है, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। It reacts less violently with water, बिल्कुल ठीक है, ये वाटर के साथ थोड़ा सा कम वायलेंटली रिएक्ट करता है। और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, और जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं रिएक्शन के टाइम पे वो कैल्शियम के ही सरफेस से स्टिक हो जाते हैं और कैल्शियम को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। ये चीज हमने पढ़ी हुई है, तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, दैट इज डी। चलिए चेक करते हैं, यस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे, generally metals react with acids to give salt and hydrogen gas. Which of the following acids does not give hydrogen gas on reacting with metals except Mn and Mg? ये कंडीशन भी दे दी है उन्होंने कि Mn और Mg को छोड़ के बाकी मेटल्स के साथ रिएक्ट होने पे ऐसा कौन सा एसिड है जो हाइड्रोजन नहीं देता। हमने पढ़ा हुआ था, एक्सेप्शन को हमेशा याद रखना, एक्सेप्शंस याद होने चाहिए, दैट इज HNO3। HNO3 एक ऐसा एसिड है जो मैंगनीज और मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन नहीं देता। चेक करते हैं, यह है सी दिया हुआ, यस सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वारीजिया इज, एक्वारीजिया क्या होता है उसको देखने से पहले इधर देखो, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का कॉम्बिनेशन होता है इन द रेशो 3:1। अब ये हमारे नॉलेज का आंसर है, इसको अपने ऑप्शन से मैच कर लो। देखो कहां लिखा हुआ है, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड, ये एक ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड का जिसमें 3:1 होना चाहिए। देखिए 3:1, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट। ओके, चलिए जो सी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following are not ionic compounds? इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है? KCl एक मेटल और एक नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन, आयनिक होगा, 200% आयनिक होगा। नेक्स्ट HCl, दो नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन। HCl की एक खासियत है, HCl पानी में आयनिक होता है मगर वैसे HCl आयनिक नहीं है, ये कोवैलेंट है। तो हमें एक तो मिल गया HCl, दूसरा दिया हुआ है CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि कार्बन है, कार्बन तो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की, वो भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी हो गया हमारा कोवैलेंट, आयनिक नहीं है। और लास्ट देखें NaCl, तो ये एक मेटल और नॉन मेटल से जुड़ के बना हुआ है, ये तो 200% आयनिक होगा। तो करेक्ट ऑप्शन 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखें ये दिया हुआ है 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, लेट्स चेक, बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 10th, which one of the following properties is not generally exhibited by ionic compounds? इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ionic compounds exhibit नहीं करते? is not solubility in water, ये तो होती है, ionic compounds है soluble in water। next, electrical conductivity in solid state, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती, एक्वस में या मोल्टन में होती है। हमें हमारा आंसर मिल गया है। फिर भी आगे के देख लेते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट होती है। करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। चेक करते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट? नेचर में नेटिव, खुद के मतलब ओरिजिनल फॉर्म में, बिना किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन के कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो मिलते हैं? इसमें मुझे दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि कॉपर और जिंक जो है ये तो थोड़े से रिएक्टिव है,
तो ये तो कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, बट गोल्ड और सिल्वर जो है वो नहीं मिलते। चलिए देखते हैं 2 और 4 का कॉम्बिनेशन, ये दिया हुआ है सी में। लेट्स चेक, यस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। मेटल्स को हम लोग अलग अलग मेथड्स को यूज करके रिफाइन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से रिफाइन किया जाता है। ऑप्शंस देखने से पहले यहां पे ध्यान दीजिए कि जो भी हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से रिफाइन किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। अब लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में उन 4 ऑप्शंस में क्या है, चलिए वो देखते हैं। सो एयू मुझे लीस्ट दिख रहा है, कॉपर दिख रहा है, सोडियम और पोटेशियम तो हाईली रिएक्टिव है, तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, दैट इज ए। चलिए चेक करते हैं, यस ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब सिल्वर के आर्टिकल्स काले क्यों पड़ जाते हैं हवा में अगर बहुत टाइम तक खुले छोड़ दिए जाए तो? हमने पढ़ा है सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो जाता है। यहां पे सिल्वर सल्फाइड हमने पढ़ा था ना कि हवा में H2S गैस होती है, तो सिल्वर H2S के साथ रिएक्ट करके और सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है, और वो सिल्वर सल्फाइड मुझे दिख रहा है ऑप्शन सी, ये रहा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। यस, बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे 14th, galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of। galvanization में किसकी thin layer जमाई जाती है आयरन के ऊपर? जिंक की। ये हमने पढ़ा हुआ है, हमारा जिंक कहां पर है? ऑप्शन सी। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, आगे स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल्स फॉर आवर लाइफ। स्टेनलेस स्टील जो है वो भाई हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा एक यूजफुल मटेरियल है। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विद। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किसके साथ मिक्स किया जाता है? चलिए चेक करते हैं। निकल क्रोमियम, कॉपर क्रोमियम बिल्कुल नहीं, निकल कॉपर बिल्कुल भी नहीं, कॉपर और गोल्ड बिल्कुल भी नहीं। गोल्ड को मिला के कौन स्टील बनाता है? कोई भी नहीं। ठीक है, तो करेक्ट है निकल और क्रोमियम। चलिए चेक करते हैं, यस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if copper is kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating. It is due to the formation of। बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कॉपर को खुले छोड़ने में उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग किसकी आती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कॉपर कार्बोनेट कहां दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट, ये रहा हमारा कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन बी। चेक करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। वैसे तो मेटल्स नेचर में सॉलिड होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है? बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी ज्यादा सोचे हुए सीधा मर्क्यूरी पे टिक लगाओ। चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following metals are obtained by electrolysis of their chlorides in molten state। इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो उनके क्लोराइड्स के मोल्टन स्टेट से उन्हें निकाला जाता है? ऐसा कौन सा मेटल है जिसको उसके क्लोराइड के मोल्टन स्टेट से निकाला जाता है? याद है हमने हाईली रिएक्टिव मेटल्स में यह पढ़ा था कि NaCl को हम लोग उसके, मतलब NaCl क्लोराइड है ऑफ कोर्स सोडियम का, तो सोडियम को उसके क्लोराइड से निकाला जाता है NaCl से। सोडियम यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, कैल्शियम, आयरन और कॉपर। तो सोडियम के साथ साथ एक हाईली रिएक्टिव मेटल कैल्शियम भी है वहां पे। ऊपर की रिएक्टिविटी वाले निकाले जाते हैं ना इसमें से। सो सोडियम के साथ कैल्शियम को टिक लगाएंगे। आयरन और कॉपर जो है वो थोड़े कमजोर हैं, थोड़े से लेस रिएक्टिव है। सो सोडियम और कैल्शियम ये दोनों हमारे करेक्ट ऑप्शन होने चाहिए। 1 और 2 का कॉम्बिनेशन ये है डी पे। चलिए चेक करते हैं, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। जो नॉन मेटल्स है वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, चमकदार नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है? एक ही एक्सेप्शन है, आयोडीन। चलिए चेक करते हैं, ये दिया हुआ है आयोडीन डी पे, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which one of the following four metals would be displaced from the solution of its salt by the other three metals? इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो बाकी, एक ऐसा मेटल है जो बाकी तीनों से डिस्प्लेस हो जाएगा? सो चार में से एक ऐसा मेटल है जो बाकी तीनों से डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब वो सबसे कम रिएक्टिव है। चलिए अरेंज करते हैं। सबसे पहले आता है मैग्नीशियम, तो उसको हम लोग अरेंज करते हैं Mg। ओके, फिर नेक्स्ट आता है Ag, मतलब सिल्वर। सिल्वर तो नीचे होता है, चलो सिल्वर को नीचे ही लिखते हैं। फिर आता है Zn। Zn जो होता है वो मैग्नीशियम के नीचे होता है, और कॉपर जो है वो जिंक के नीचे और Ag के ऊपर होता है। तो सही मायने में हमारा Ag ऐसा है जो बाकी तीनों से डिस्प्लेस हो सकता है, मतलब ये तीन जो है वो Ag को हटा सकते हैं उसकी जगह से। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, Ag। लेट्स चेक, यस इट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ml each of concentrated HCl, HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1 were taken in test tubes labeled as A, B and C। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं। हम 3 टेस्ट ट्यूब्स बना देते हैं, उसमें एक में डाला है HCl, एक में डाला है HNO3 और एक में HCl प्लस HNO3 डाला है इन द रेशो 3:1। ओके, अब आगे a small piece of metal was put in each test tube, no change occurred in test tube A and B। इनमें से A और B में कोई भी चेंज नहीं हुआ, but the metal got dissolved in the test tube C। पर वो मेटल टेस्ट ट्यूब C में डिसॉल्व हो गया। द मेटल कुड बी, अब इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो टेस्ट ट्यूब C में डिसॉल्व हो जाएगा? सबसे पहले देखते हैं टेस्ट ट्यूब C क्या बोलता है। HCl और HNO3 3:1 के रेशो में, दिस इज एक्वा रिजिया, रॉयल वाटर। ये गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है। देखें जरा, गोल्ड और प्लैटिनम में से कोई ऑप्शन है? एल्यूमिनियम नहीं, गोल्ड यस, कॉपर नहीं, जिंक नहीं। एक मेटल ऐसा जो इनके साथ रिएक्ट नहीं हुआ बट यहां डिसॉल्व हो गया। बाकी तीनों भी जो होंगे वो इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, पर वो बाकी के जो 3 है ना वो इनसे भी रिएक्ट करते, बट उनने यहां रिएक्शन दी नहीं, तो इसलिए हमें समझ आ गया कि वो गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड इनसे रिएक्शन नहीं देता और यहां रिएक्ट करता है, और जो बाकी 3 है वो यहां भी रिएक्शन देते हैं और यहां भी डिसॉल्व हो जाएंगे। तो बाकी 3 को रिजेक्ट किया, गोल्ड हमारा आंसर है। चेक करते हैं, यस गोल्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एन अलॉय इज, एक अलॉय क्या होता है? एक एलिमेंट, बिल्कुल भी नहीं। कंपाउंड नहीं होता। अ होमोजीनस मिक्सचर, बिल्कुल करेक्ट। अलॉय जो है एक्चुअल में एक होमोजीनस मिक्सचर है, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। सो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक, सी करेक्ट है। आगे, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या कंसिस्ट करता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड, नेगेटिवली चार्ज्ड एनोड। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैथोड तो नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड बिल्कुल सही, नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड बिल्कुल सही। अब देखते हैं 3 और 4 का कॉम्बिनेशन कहां है। ऑप्शन बी हमारा 3 और 4 का कॉम्बिनेशन दे रहा है। चेक करें, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 24, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक, जिंक की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के टाइम पे इट गेट्स, अब वो जिंक जो है वो कहां डिपॉजिट होता है वो हमें देखना है। डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, डिपॉजिटेड ऑन एनोड, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड एज वेल एज एनोड। अब ऑब्वियसली चीज है भाई, ये तो होगा नहीं, दोनों में तो वो हो नहीं सकता। दूसरी चीज, रिमेन्स इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन में ही रह जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। रिफाइनिंग हो रही है तो मेटल कहीं ना कहीं तो जाएगा। मेटल होता है पॉजिटिव, वो हमेशा जाता है कैथोड नेगेटिव की तरफ, तो हमारे मेटल को डिपॉजिट होना चाहिए कैथोड पे। चलिए चेक करते हैं, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, क्या ये सही आंसर है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है हमारे कंटेंट के टाइम पे। नेक्स्ट, एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, ये एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसे नाइफ से कट कर सकते हैं। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर, इट रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, ये पानी के साथ बहुत खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है। वैसे मुझे आंसर तभी समझ आ गया था जब मैंने ये वाला स्टेटमेंट पढ़ा था कि ये एक ऐसा मेटल है जो कट किया जा सकता है नाइफ से। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए सोडियम। लेट्स चेक, सोडियम हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
Alloys are homogeneous mixtures of a metal with a metal or non-metal. Alloy एक homogeneous mixture है, एक metal का metal के साथ या non-metal के साथ. Which among the following alloys can contain non-metal as one of its constituent? इनमें से कौन सा ऐसा alloy है जिसमें एक non-metal भी डाला जाता है? Brass नहीं, इसमें दोनों metals डलते हैं, copper और zinc. Bronze बिल्कुल भी नहीं, इसमें भी दोनों metals डलते हैं, copper और tin. Amalgam इसमें मर्क्यूरी के साथ कोई दूसरा मेटल डलता है. और स्टील में डलता है आयरन के साथ कार्बन, उसको हार्ड करने के लिए. तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए स्टील. चलिए चेक करते हैं. स्टील इज द करेक्ट आंसर. आगे अब आता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर द मैग्नीशियम मेटल. इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैग्नीशियम मेटल के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, एक मिनट, स्टेटमेंट गलत है. चलिए, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम. ये बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है, डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है. इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस. कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता, वार्म वाटर के साथ करता है रिएक्ट. तो ये स्टेटमेंट गलत है, वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करता है. इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही. एंड इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. ये दोनों हमने पढ़ी है. हॉट वाटर के साथ वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और स्टीम के साथ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है. मतलब जो गलत है वही एक्चुअल में सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है. बी होना चाहिए. चलिए चेक करते हैं. बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. Which among the following alloys contain mercury as one of its constituents? इनमें से कौन सा ऐसा alloy है जिसमें mercury प्रेजेंट है? सो सीधा सीधा amalgam जहां दिख रहा है हम वहां टिक करें और आंसर चेक करते हैं डी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जहां mercury होगा वहां amalgam वर्ड यूज किया जाएगा. नेक्स्ट, reaction between X and Y forms a compound Z. X loses electron. चलो देखते हैं, X और Y ने मिलकर Z बनाया. X ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड Y गेन्स इलेक्ट्रॉन. Y ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया. Which of the following property is not shown by Z? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी Z शो नहीं करेगा? पहले हम ये देख ले, इलेक्ट्रॉन के देने और लेने से आयनिक कंपाउंड बनता है. तो मेरा जो Z है ये आयोनिक कंपाउंड है. करेक्ट. अब हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं. हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल गलत, उसके मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होते हैं. कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, बिल्कुल सही. अकर्स एज सॉलिड, बिल्कुल सही, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन. बी प्रॉपर्टी शो नहीं करता आयनिक कंपाउंड. चेक करते हैं. यस, इट इज करेक्ट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम. The electronic configuration of three elements X, Y and Z are X28, Y287 and Z282. Which of the following is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट है? चलिए चेक करते हैं. X is a metal. ये X जो है वो मेटल है. क्यों मेटल है? उसका तो कंप्लीट ऑक्टेट है. मेटल्स का ऑक्टेट कभी भी कंप्लीट नहीं होता. सो X तो रिजेक्ट हो गया, मतलब ये हमारा गलत स्टेटमेंट है. Y is a metal. ये बोलते हैं Y मेटल है. Y में भी 287 लिखा हुआ है. नहीं, पर साथ साथ इलेक्ट्रॉन जिनके वैलेंस शेल में होते हैं वो मेटल नहीं होते. मेटल वो होता है जिसके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई एक हो. ठीक है, सो मेटल वो है जिसके आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन हो. ठीक है. नेक्स्ट Z282. अब आउटर मोस्ट शेल में 2 है, इसका मतलब वो हमारी कंडीशन से मैच कर रहा है. सो कौन सा करेक्ट है? Y इज अ Z नॉन मेटल, ये भी नहीं होगा. Y इज अ मेटल, ये भी नहीं होगा, क्योंकि Z तो मेटल है ना. अब Y इज अ नॉन मेटल, Y नॉन मेटल है एंड Z इज अ मेटल. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा डी होना चाहिए. यस, डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए. Although metals form basic oxides, which of the following metals form an amphoteric oxide? इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है नेचर में? एम्फोटेरिक हमने इतनी बार पढ़ लिया है कि देखते ही समझ आना चाहिए कि एल्यूमिनियम जो है वह एम्फोटेरिक है. चेक करते हैं. सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. Generally, non-metals are non-conductors of electricity. Which of the following is a good conductor? Non-metal वैसे तो non-conductors होते हैं, बट इनमें से कौन सा एक अच्छा कंडक्टर है? डायमंड नहीं, ग्रेफाइट यस, सल्फर नहीं, फुलरीन नहीं.
कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट किसका फॉर्म है? कार्बन का। चेक करते हैं, ग्रेफाइट इज करेक्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है जो करंट लगने से हम लोगों को बचाती है। वो किस मटेरियल की होती है? उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया हुआ है? सल्फर? बिल्कुल भी नहीं। ग्रेफाइट तो कंडक्टर होता है, इसका नहीं बना सकते। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक का एक फॉर्म है पीवीसी, तो पीवीसी शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, सो पीवीसी शुड बी करेक्ट। चलिए चेक करते हैं, हाँ पीवीसी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ लिक्विड? इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है? एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड है, वो है ब्रोमीन, सो बी शुड बी करेक्ट। यस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन? इनमें से कौन सा ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन कर सकता है? चलिए सबसे पहला देखते हैं, MgSO4 प्लस Fe। नहीं हो सकता क्योंकि Mg हाईली रिएक्टिव है, Fe कम है, Fe यहां पे आके नहीं लग सकता। नेक्स्ट, Fe और Zn, Fe जो है वो कम रिएक्टिव है, Zn ज्यादा है, तो Fe जाके Zn को नहीं हटा सकता, ये भी गलत है। MgSO4 प्लस Pb, Pb जो है वो कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज्यादा है, तो लेड जाके मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता, ये भी गलत। और लास्ट है CuSO4 प्लस Fe, कॉपर सल्फेट और आयरन, जिसमें आयरन जो है वो कॉपर को जाके यहां से हटा सकता है, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, डी होना चाहिए। यस, डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following figures correctly describe the process of electrolytic refining? इनमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करता है? चलिए यहां देखते हैं, एनोड से कॉपर बाहर आ रहा है, कैथोड के ऊपर कॉपर जा रहा है, बिल्कुल सही। और एनोड के नीचे मुझे मड भी दिख रहा है, ये भी सही है। ऊपर कनेक्शन चेक करें, प्लस से कैथोड जुड़ा है, नेगेटिव से एनोड, बल्कि एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव। यहां कनेक्शन उल्टा है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, बी ऑप्शन में देखें, कॉपर जो है वो एनोड में कैथोड पे जा रहा है और एनोड से निकल रहा है, बट ये इंप्योरिटी देखो उनने कैथोड के नीचे दिखा दी है, और इंप्योरिटी कभी भी कैथोड के नीचे नहीं, एनोड के नीचे आती है। तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत, ये वाला जो फिगर है वो गलत है, क्योंकि इसमें इनने मड जो इंप्योरिटी है वो कैथोड के नीचे दिखा दी है। नेक्स्ट, यहां पे ये दिया हुआ है कि एनोड से कॉपर निकल रहा है, कैथोड के ऊपर कॉपर जा रहा है, बिल्कुल सही। की में देखें तो एनोड कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव होता है, की का पॉजिटिव एनोड से जुड़ा है, की का नेगेटिव कैथोड से जुड़ा है, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। और डी वाला भी देख लेते हैं, कैथोड से निकल रहा है, एनोड पे जा रहा है, यही गलती हो गई है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए। चेक करते हैं, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो सॉलिड? देखिए सारे नॉन मेटल सॉलिड या लिक्विड है, वो सॉलिड और गैस है, कौन सा ऐसा है जो लिक्विड है? ये वही क्वेश्चन है, इसका फॉर्म चेंज कर दिया है, लैंग्वेज चेंज करिए। तो अलग अलग लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ब्रोमीन। ओके, सो डी ब्रोमीन शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक, यस ब्रोमीन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब 38th, एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज शोन इन द फिगर। यहां पे एक फिगर में एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द मेटल एक्स एंड गैस वाई रिस्पेक्टिवली इन द फिगर। चलिए देख लेते हैं, पहले हमें ऑप्शन क्या दिए हैं, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड प्लैटिनम, ये मेटल्स के ऑप्शन दिए हैं, और गैस दी हुई है कॉम्बिनेशन में H2, CO2 एंड H2। चलिए अब यहां टेस्ट देखते हैं कि क्या है। यहां पे एक मेटल रखा हुआ है, यहां पे ग्लासूल है जिसको पानी में सोक किया हुआ है, ये क्या दिख रहा है? ये हमारा वो है ना मेटल्स की रिएक्शन विद स्टीम, तो उसमें से तो कुछ ही मेटल है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, उसमें आयरन और जिंक तो थे, हमें याद है ना? सो यहां मुझे कहीं आयरन और जिंक दिख रहा है क्या? चलो जिंक तो दिख रहा है, इसको सर्कल कर देते हैं। अब इसकी रिएक्शन से क्या होगा, एक गैस निकलेगी, और कौन सी गैस निकलेगी? वाटर में से हाइड्रोजन हटेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो यहां पे बबल के फॉर्म में आएगी। तो जिंक के साथ मुझे हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए जिंक H2 गैस। चलिए चेक करते हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम,
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इन देयर प्योर स्टेट मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस, ये करेक्ट है। मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, सॉफ्ट नहीं होते, मेटल्स हार्ड होते हैं। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, बिल्कुल सही है, मेटल्स को थिन शीट्स में आप बना सकते हो, करेक्ट है। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, बट थिन वायर्स में बनाने की प्रॉपर्टी तो डक्टिलिटी होती है, मैलिएबिलिटी नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। उनने हमसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो कौन से होने चाहिए, सेकंड और फोर्थ। ये कॉम्बिनेशन कहां दिख रहा है, सी में, सेकंड एंड फोर्थ। चलिए चेक करते हैं, सी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। The given apparatus shows the reaction of steam with heated solid X, एक ऐसी यहां पे एक जो सेटअप दिया हुआ है उसमें एक ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें स्टीम की रिएक्शन एक सॉलिड एक्स से कराई हुई है। अब यहां स्टीम प्लस सॉलिड एक्स गिव सॉलिड वाई और गैस जेड। अब हमें यह पता करना है कि यहां पे जो स्टीम रिएक्ट कर रही है इस मेटल एक्स से, जो सब्सटेंस है एक्स, उससे हमारा स्टीम रिएक्ट कर रहा है और वो एक गैस दे रहा है। तो हमें कॉम्बिनेशन देखना है वो कौन सा है। हमने अभी एक क्वेश्चन का एक वेराइटी देखा था, ये उसी तरह के क्वेश्चन की एक अलग वेराइटी है जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 3 ऑप्शंस दिए हुए, 3 चीजें दी हुई हैं एक एक ऑप्शन में। चलिए देखते हैं, पहला है कॉपर, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन में, ये तो हो नहीं सकता, ना कॉपर करता है, ना लेड करता है, ना सिल्वर करता है। अभी हमने आयरन के बारे में पढ़ा था कि आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस भी देता है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि क्या डी ऑप्शन सही है। डी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। नोबल गैसेस विच हैव अ कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, जिनका कंप्लीटली फिल्ड एक उनका खुद का लास्ट शेल होता है वो केमिकल रिएक्टिविटी कम शो करते हैं, ये सही है। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग ऑपोजिटली चार्ज्ड attract each other and are held by strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride, ये स्टेटमेंट भी सही है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो ऑपोजिटली चार्ज है, वो जब जुड़ते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ते हैं और उनका जो कंपाउंड बनता है दैट इज सॉल्ट NaCl। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, जो सोडियम क्लोराइड है वो मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एग्जिस्ट करता है एग्रीगेट्स की तरह। ठीक है, वह एग्रीगेट्स की तरह एग्जिस्ट करता है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है कि NaCl के बड़े बड़े एग्रीगेट फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होता है। तो हमारे ये स्टेटमेंट सही है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला है 1 2 3, दूसरा है 2 3 4 1 एंड 4, ऑल द स्टेटमेंट्स करेक्ट। क्या होना चाहिए, क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही हैं सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमारा ऑप्शन होना चाहिए। चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट ऑकर, इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो अकर नहीं कर सकती। वो पहला है 2AgNO3 प्लस Fe गिव्स FeNO3 प्लस 2Ag। Fe जो है वो Ag को डिस्प्लेस कर सकता है अपनी जगह से, Fe आएगा Ag को हटा देगा, सो ये रिएक्शन जो है वो तो हो सकती है, तो ये सही है क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट ऑकर, इनमें से नहीं हो सकती। अगर इसको बैलेंस करें तो यहां पे 2 आ जाएगा, FeNO3 ऑल्टवाइज, क्योंकि NO3 का जो चार्ज होता है वो माइनस होता है और जो Fe है उसके ऊपर प्लस होता है। नेक्स्ट, CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, ये भी होगा क्योंकि Zn जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है, सो कॉपर को वो उसकी जगह से हटा देगा और Zn वहां लग जाएगा, ZnSO4 फॉर्म करेगा और Cu। ठीक है, ये भी रिएक्शन होगी। CuSO4 प्लस 2Ag, अब यहां दिया है Cu प्लस Ag 2SO4, अरे ये कैसे हुआ, Ag जो है वो तो कम रिएक्टिव है और कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, और यहां मैं देख पा रहा हूं कि Ag से ही उनने कॉपर को हटा दिया, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि Ag कम है कॉपर ज्यादा है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट दिया है AgNO3 और Zn, ऑब्वियस सी चीज है Zn जो है वो AgNO3 में से Ag को हटा देगा, सो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। सो जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है दैट इज सी, लेट्स चेक। सी करेक्ट ऑप्शन,
हमारी जो सी है वो पॉसिबल नहीं है, इन कैन नॉट ऑकर पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑड वन आउट, इनमें से हमें एक ऑड को सिलेक्ट करना है। देखें जरा क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, आयोडीन, टिन, ऑक्सीजन, सल्फर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सारे जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, ये भी नॉन मेटल है, बट ये जो टिन है वो एक मेटल है, तो ऑड वन आउट जो है वो टिन होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं हमारे टिन का ऑप्शन क्या है, इट इज 4, सो 4 होना चाहिए बी। ठीक है, ऑप्शन बी 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से हमें ट्रू और फॉल्स बताना है स्टेटमेंट्स के लिए। पहला, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये फॉल्स है, नॉन मेटल्स नहीं होते, मेटल्स रिएक्ट करते हैं। Iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. आयरन नहीं जलता है, बट आयरन फिलिंग्स आग पकड़ लेते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। आयरन फिलिंग्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हर एक पार्टिकल का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। एक आयरन इतना बड़ा, बट वहीं उसके मुकाबले अगर इतने इतने से अगर आप आयरन फिलिंग्स ले लोगे, तो हर एक टुकड़े का पूरा पूरा सरफेस एरिया आग के अवेलेबल, मतलब आग से अवेलेबल है। तो आयरन फिलिंग्स आग पकड़ लेते हैं क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा है, और पूरे सॉलिड आयरन के बड़े पीस का सरफेस एरिया कम है, क्योंकि सिर्फ आउटर कवरिंग ही है, जो उसका आउटर सरफेस ही है जो आग के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, सो आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बट आयरन फिलिंग्स बर्न, ये बिल्कुल सही है, इट शुड बी ट्रू। कॉपर डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, हाउएवर ऑन द हीटिंग इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड, बिल्कुल सही है, कॉपर जलेगा नहीं, बट हीट करते रहोगे बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक, तो कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है कॉपर ऑक्साइड की, दिस इज ट्रू। सिल्वर एंड गोल्ड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं, सिल्वर और गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करते, वो नॉन रिएक्टिव है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड तो एक्सेप्शन है, नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता, इट इज एन एक्सेप्शन, सो ये हमारा फॉल्स हो गया। एंड लास्ट, कॉपर रिएक्ट्स विगरसली विद डाइल्यूट HCl, कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ विगरसली रिएक्ट करता है, बिल्कुल नहीं, HCl में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर, कॉपर हाइड्रोजन को हटा ही नहीं सकता HCl से, सो रिएक्शन नहीं होती है, सो ये भी दिया हुआ है फॉल्स। चलिए अब इस ऑर्डर को हम लोग चेक करते हैं, FTTFFF, कहां दिया हुआ है ऐसा, FTTFFF, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, वो कॉम्बिनेशन जो हमने यहां अपने नॉलेज के हिसाब से लिखा था। चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 6 एलिमेंट्स A to F आर गिवन इन द टेबल बिलो, 6 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं, और यहां पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के साथ बगल में फॉर्मूला दिया हुआ है। नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड आर रॉन्ग, इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो गलत बने हुए हैं। चलिए चेक करते हैं। ए, इसकी वैलेंसी कितनी हो रही है, यहां पे देखिए ए की वैलेंसी है 1, बी की वैलेंसी कितनी दिख रही है हमें, बी की वैलेंसी है 2, 6 है ना, 2 और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। फिर वही सेम, बी की वैलेंसी है 2, सी की वैलेंसी अगेन 1, ठीक है, 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, सी की वैलेंसी इज 1, देन डी की वैलेंसी इज 3, फिर ई की वैलेंसी इज 2 एंड एफ की वैलेंसी इज ऑल्सो 2, ये वैलेंसीज हैं। चलिए अब फॉर्मूला देखते हैं, ए की वैलेंसी 1, बी की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस किया तो A2B1 बिल्कुल सही है। आगे सेकंड वाला देखिए, बी की वैलेंसी है 2 और सी की वैलेंसी है 1, ये होना चाहिए B1C2, B1C2 नहीं है, यहां B2C लिखा हुआ है, मतलब गलत। नेक्स्ट, सी की वैलेंसी कितनी दी हुई है 1, सी की वैलेंसी 1, डी की वैलेंसी 3, तो इसका क्या होना चाहिए C3D या फिर DC3, यहां देखिए DC3 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, D1C3, ओके। आगे E की वैलेंसी दी हुई है 2 और F की वैलेंसी भी दी हुई है 2, क्रिस क्रॉस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, EF फॉर्मूला आना चाहिए, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब चेक करें,
देखिए ये दो गलत हैं, ये और ये वाले, और हमारे ये दो जो हैं वो सही हैं। ठीक है, सो आगे ऑप्शन में चेक करते हैं। उनने हमसे क्या पूछा हुआ है, उनने हमसे पूछा है इनमें से कौन से ऐसे हैं जो गलत हैं, आर रॉन्ग। रॉन्ग के बारे में पूछा हुआ है, तो रॉन्ग है एक सेकंड वाला और एक फोर्थ वाला। चेक करें, सेकंड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन ये है, सेकंड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन। आंसर चेक करें, डी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The diagram given below shows the valence electrons in atom X and atom Y. यहां पे जो डायग्राम दिया हुआ है वहां पे X और Y के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब when element X reacts with element Y, जब X और Y आपस में रिएक्ट करेंगे, X के देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक, सो X की वैलेंसी 1, Y में देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, सो Y की वैलेंसी हो जाएगी 2। देखिए क्रिसक्रॉस करके क्या फॉर्मूला बन रहा है, X2Y। अब यहां देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया है। अ कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला XY इज फॉर्म, गलत। नेक्स्ट, अ कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला XY2 इज फॉर्म्ड, ये भी गलत। एनायनिक कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला XY इज फॉर्म्ड, ये भी गलत। एनायनिक कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला X2Y इज फॉर्म्ड, ये बिल्कुल सही है। यहां देखिए X2Y बन रहा है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑप्शन डी है करेक्ट। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम जो है वो कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। इसमें एल्यूमिनियम की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो एक उसको अच्छा यूटेंसिल बनाती हैं। यहां गुड थर्मल कंडक्टिविटी बिल्कुल सही है, क्योंकि हीट को ही कंडक्ट करना है हमें। नेक्स्ट दिया हुआ है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसका यहां कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें बर्तन के रूप में एल्यूमिनियम चाहिए और हम लोग यूटेंसिल में कोई करंट पास नहीं कराते, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से यहां हमें मतलब नहीं है। नेक्स्ट, डक्टिलिटी, डक्टाइल है पर डक्टाइल का यहां क्या काम, या तो हमें यूटेंसिल बनाना है, वायर नहीं बनाने, इसको भी हटाओ। हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये काम आएगा क्योंकि जब आप उसमें कुछ खाना गर्म करोगे तो एल्यूमिनियम पिघलना नहीं चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो ये प्रॉपर्टी और ऊपर फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है वो एल्यूमिनियम को यूटेंसिल्स बनाने के लिए अच्छा बनाती हैं। ठीक है, सो 1 and 4, चलिए देखें 1 and 4, ये डी ऑप्शन है, सो अकॉर्डिंग टू अस ऑप्शन शुड बी डी। लेट्स चेक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। ट्रू और फॉल्स को मार्क करना है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ये फॉल्स है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, बिल्कुल सही, ये ट्रू है। लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, जो लेड और मर्क्यूरी हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ट्रू, ये पुअर कंडक्टर्स हैं। ठीक है, आगे, मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, जो मेटल्स हैं वो कुकिंग वेसल्स बनाने में काम आते हैं, ट्रू, सो आंसर होना चाहिए FTTT। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, FTTT, ये डी ऑप्शन जो है वो FTTT का दे रहा है। चलिए चेक करते हैं, डी इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Chlorine reacts with metals and non-metals. When metal X reacts with chlorine, the compound XCl2 is formed. Which of the following occurs when X and chlorine react to form XCl2? An atom of X gives away 2 electrons. देखो X और Cl2, इसका मतलब 2 Cl लग रहे हैं, एक X लग रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, Cl हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये Cl लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये Cl लेगा। इसका मतलब इस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, एक इसको और एक इसको, जिसके कारण इसके ऊपर चार्ज आया होगा 2+ और Cl के ऊपर आ गया होगा माइनस, तो 2 माइनस ने मिलकर 2+ को सेटिस्फाई किया होगा। अब देखते हैं, एन एटम ऑफ X गिव्स अवे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये स्टेटमेंट सही है कि X जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ईच एटम ऑफ क्लोरीन रिसीव्स 1 इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सही है कि हर एक एटम जो क्लोरीन का है वो एक एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। नेक्स्ट, X एंड Cl शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नहीं, शेयरिंग नहीं हो रही है यहां। X एंड Cl फॉर्म अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा है, यहां सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये भी गलत। और बॉन्ड भी क्या, सिंगल बॉन्ड भी तब बनेगा जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहां शेयरिंग भी नहीं हो रही है, यहां पे तो पूरा पूरा गिव एंड टेक है। यहां आयनिक बॉन्ड है, कोई सिंगल डबल जैसी चीज नहीं है, सिंगल डबल वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड्स में आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 1 and 2, 1 and 2 का ऑप्शन है ए, चेक करें इसको, ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं,
टिक राइट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें टिक लगाना है करेक्ट स्टेटमेंट के लिए और क्रॉस लगाना है रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए। सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस, सही है। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, सही है। फिर आयरन डज नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर, बिल्कुल सही, क्योंकि आयरन जो है वो स्टीम से रिएक्ट करता है, कोल्ड और हॉट वाटर से नहीं। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन इज लेस विगरस इंप्लाइंग दैट इट इज नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चलिए चेक करते हैं कि क्या है हमारा, क्या चारों सही है? कहीं पे चारों सही वाला है सी, चेक करें, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहां होता है हमारा बिगिनर्स लेवल के एमसीक्यूज कंप्लीट। अब यहां पे आपको जो स्क्रीन दिख रही है वो आपको हेल्प करेगी आपके वीडियोस को एक प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखने के लिए। तो मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है वो आपको सारे वीडियोस के ऑर्डर्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिलते हैं, जिसमें आपको अपने वीडियोस देखने में आसानी मिलेगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले टाइप करना है www.magnetbrains.com, जिससे ये पेज खुलेगा। अब यहां सर्च कोर्सेज जो दिए हुए हैं, यहां पे आप अपना पसंदीदा या जो देखना है वो कोर्स यहां पे डालिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ओलंपियाड डाला, जब आप ओलंपियाड डालेंगे तो आपको एक ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। ऐसी स्क्रीन में यहां इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, जनरल नॉलेज ओलंपियाड और साइंस ओलंपियाड का केमिस्ट्री का पोर्शन दिखेगा स्क्रीन पे। अब आप जैसे आपको देखना है केमिस्ट्री का लेक्चर, सो केमिस्ट्री का लेक्चर देखने के लिए आप वहां पे वॉच नाउ जो दिया होगा ऐसे रेड कलर के सिंबल में, उस पर क्लिक करिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के स्क्रीन पे पहुंचेंगे, जहां पे आपको कौन को इस पर्टिकुलर कोर्स में, ओलंपियाड के कोर्स में क्या क्या चीजें मिलेंगी इस पर्टिकुलर कोर्स में, वो सारी चीजें यहां पे दी हुई हैं। आप इसके थ्रू जाइए। ये केमिस्ट्री का पूरा सेगमेंट है, यहां वॉच नाउ लिखा हुआ होगा, आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे इस तरीके के स्क्रीन पे और अपना वीडियो आप शांति से अच्छे से देख सकते हैं और एक के बाद एक प्रॉपर ऑर्डर में देख सकते हैं। ठीक है, ये ओलंपियाड का है स्केड्यूल। ये स्केड्यूल को आपको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा के रखना है कि कौन से दिन किस टाइम पे कौन सा लेक्चर आएगा, ताकि आप अपने लेक्चर्स को मिस ना करें। सो हर मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे पे ओलंपियाड के लेक्चर्स डलेंगे, जिसमें सुबह 10 बजे आपको इंग्लिश ओलंपियाड, 1 बजे मैथ्स ओलंपियाड, 4 बजे साइंस ओलंपियाड और 7 बजे जनरल नॉलेज ओलंपियाड के वीडियोस मिलेंगे। इन वीडियोस को देखना ना भूलें, टाइम टू टाइम इन वीडियोस को देखते रहिए, ताकि आप भी उस रेस में बने रहें जिन ओलंपियाड्स को क्लियर करने के लिए बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं। आगे, अब मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आपको 100% फ्री सिलेबस ओलंपियाड का प्रोवाइड कर रहा है यहां पे, और ना ही केवल सिर्फ ओलंपियाड का, बल्कि वेरियस डिफरेंट कोर्सेज हमारा सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।